कोरोना ने फिर अटकाया कांग्रेसियों का राजयोग। अधर में बोर्ड निगमों के अध्यक्षों की नियुक्तियां। 52 से ज्यादा बोर्ड निगमों में अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्तियां अटकी। 8 नए मंत्री बनने हैं। 20 से ज्यादा संसदीय सचिवों की नियुक्तियां फिलहाल नहीं। 10,000 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियों पर ग्रहण। नियुक्तियों पर सालाना 100 करोड़ के आसपास खर्च। एक साथ बड़ी तादाद में राजनीतिक नियुक्तियों पर लगा ब्रेक। खर्चों में कटौती के सर्कुलर से सत्ता समीकरण बिगड़ने की संभावना। गहलोत का गणित राजयोग पर ग्रहण। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। कोरोना ने प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं का राजयोग बिगाड़ दिया है। राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में बैठे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का इंतजार और लंबा हो गया है। इससे सरकारी मशीनरी और सत्ता समीकरण पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल है, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले प्राइम सवाल। और सबसे पहला सवाल, क्या खाली पड़े अहम पदों पर नियुक्तियां गैर जरूरी हैं? और दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल, नियुक्तियां लंबित रहने से सरकारी मशीनरी पर असर नहीं पड़ेगा? और आखिरी सवाल, फिर साथ आए सहयोगियों की ख्वाहिशों का क्या होगा? तो इन तीनों सवालों के जवाब इस समय तलाशना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना ने काफी कुछ इन मामलात के अंदर ब्रेक लगा दिया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह शेखावत, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो से। राखी राठौड़, नेता बीजेपी, हमारे साथ स्टूडियो में है। और एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल विक्रम जी मेरा आप ही से होगा, चूंकि आपने सवाल सुने हैं। कोरोना काल के अंदर जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी थी, इसके अलावा जो दल आपके साथ थे उनकी भी कुछ ख्वाहिशात थी, अब उनके अंदर किसी तरीके का रद्दोबदल नहीं किया जा रहा, इससे असर पड़ेगा? देखिए, कोरोना काल एक पूरे देश में फैली हुई बीमारी है और सभी इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको समझ रहे हैं और हमारे नेता भी समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का सरकारी खर्चों में कटौती का जो फैसला है वो बहुत ही सराहनीय है और आज की परिस्थिति को देखते हुए सबसे अच्छा फैसला है। मैं उसकी सराहना करता हूं और आमजन भी उसकी सराहना करेगा। लगभग 30% खर्चों में कटौती करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि नेता सारे कोई पदों के और कुर्सियों के भूखे नहीं है। सभी पार्टियों के नेता समझते हैं कि परिस्थिति से इससे कैसे निपटना है और उसमें सरकार का और मुख्यमंत्री जी का सहयोग करना चाहेंगे। वो कोई भी आप लोग कैसे भी कयास लगाएं, विरोधी पार्टी कैसे भी कयास लगाए, लेकिन इस तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये दौर गुजर जाएगा, फिर अच्छा दौर आएगा, फिर सबको सब कुछ मिलेगा और सरकार अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन विक्रम जी, उस दौर का पता नहीं है ना, उसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है कि वो दौर कब आएगा। 10,000 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। क्या आप इसको लगता है आपको ये सब गैर जरूरी है? इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जब जनता के विकास से जितने भी कार्य जुड़े हुए हैं उनके अंदर इनका बहुत रोल होने वाला है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए सभी को आशा होती है जब सरकारें आती हैं और सारी जो नियुक्तियां बनी हैं, जो सरकार ने और जो राजनीतिक दलों ने मिलकर जो पद सृजित किए हैं, उनमें जरूरी ही होती हैं। गैर जरूरी कुछ भी नहीं होता है सरकार में। हर अपने पद का, हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्तित्व का एक रोल उसमें तय होता है। लेकिन परिस्थिति को देखते हुए सभी इस बात से सहमत होंगे, किसी को कोई उतावली नहीं है, किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ऐसे काल में और क्या कर सकते हैं आप? सरकारी खर्चों में तो कटौती करना जरूरी है, इसलिए ये फैसला लेना पड़ा। ठीक है, मैं इससे सहमत हूं। राखी, 10,000 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां रुक गई हैं। हालांकि विक्रम साहब कह रहे हैं कि सरकारी खर्चे में कटौती करने का सरकार का फैसला सही है, लेकिन नियुक्तियां लंबित रहने से सरकारी मशीनरी पर इसका असर नहीं पड़ेगा, विकास कार्यों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, जनता को जो डिलीवर करना है उस पर असर नहीं पड़ेगा।
देखिए आसिफ जी, निश्चित तौर पे जनता का जो डिलीवर करना है, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है और उस पर निश्चित तौर पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जिस तरह से विक्रम सिंह जी ने अभी कहा कि पद के भूखे नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 1.5 महीने से किस तरह से पद की जो एक फाइट थी बीच में, और वो स्थिति आपके कांग्रेस पार्टी के बीच में रही, और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा सबको कि आपका जो 1.5 महीने का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करूंगा, और वो भरपाई राजनीतिक नियुक्तियों के द्वारा की गई थी। और वो सच बात है कि अब ठगासा महसूस कर रहे होंगे कि हम साथ आ गए हैं और ये नियुक्तियां जो है वो पेंडिंग हो गई हैं। जहां तक फिजूल खर्ची की बात है, निश्चित तौर पर फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो अपना घर चलाता है उस पैसे से, उसकी पैसे से कटौती करना ठीक नहीं है। यहां तक कि लॉकडाउन के अंदर इन्होंने कोरोना वॉरियर्स जो थे उनके पैसों की कटौती करी, ये ठीक नहीं है। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा करना पड़ेगा कि सरकारी कर्मचारियों को पैसा पूरा मिले, और कोरोना में जो अपना जी जान लगा रहा है उसमें पूरा पैसा उनको वेतन मिलना चाहिए। घर चलाना है उनको हर चीज के लिए। यहां तक कि आप बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर रहे हो, लगातार पेट्रोल के रेट जो है वो राजस्थान में आसपास से सबसे ज्यादा चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रियायत देने की जरूरत है, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ठीक करने की जरूरत है सरकार को। ठीक है, एसपी मित्तल साहब, सवाल अभी भी वही है जैसा कि राखी जी ने कहा बीजेपी की तरफ से। हालांकि कांग्रेस का ये मानना है, जो गेस्ट हमारे साथ बैठे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना काल के अंदर अगर सरकारी खर्चों में कटौती की गई है तो ये जनता के हित में है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो सहयोगी साथ आए हैं, जिन ख्वाहिशों के चलते वो साथ थे, जो कमिटमेंट उनके साथ किए गए थे, और जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी थी वो भी रुक गई हैं, तो आपको लगता है इससे असर पड़ेगा, आने वाले समय में परेशानी हो सकती है? मित्तल साहब। आसिफ जी, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सरकार जो है वो कौन सा क्राइसिस महसूस कर रही है। क्या कोरोना क्राइसिस महसूस कर रही है, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस महसूस कर रही है, या ये पॉलिटिकल क्राइसिस महसूस कर रही है? अभी जो राखी जी ने जो बात कही कि जब मुख्यमंत्री ने ये कहा था जब होटलों में थे कि मैं भरपाई करूंगा, ब्याज सहित भरपाई करूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये बात उन्होंने तब कही थी जब सचिन पायलट 18 विधायकों को लेकर दिल्ली में बैठे हुए थे। तब उनके साथ में जो होटलों में जो 100 विधायक थे उनके संदर्भ में ये बात कही, लेकिन एन मौके पे हमने देखा कि सचिन पायलट वापस कांग्रेस के साथ आके खड़े हो गए। तो वो जो बात कही थी कि मैं ब्याज सही चुकाऊंगा, तो मुझे लगता है कि उस सचिन पायलट जी ने अब उसमें कहीं रोक लगा दी है। जो राजनीतिक नियुक्तियों की जो बात कही जा रही है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नहीं की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि अब राजस्थान में कांग्रेस का जो समीकरण है वो शायद कुछ बिगड़ गया है, और जिस तरीके सचिन पायलट आके वापस कांग्रेस में खड़े हो गए उससे शायद ये नियुक्तियों का मामला टल गया। अभी हमने देखा कि जिस तरीके से अजय माकन को क्या नाम से प्रभारी महासचिव बनाया गया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं संभाग स्तर पर जाके चर्चा करूंगा। तो अभी तो कांग्रेस के अंदर ये दौर चलेगा, उसके बाद में पता चलेगा कि राजनीतिक नियुक्तियां कब हो रही है। रहा सवाल यह कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आपने राजनीतिक नियुक्तियां नहीं की। मैं बताना चाहता हूं यहाँ कि राजस्थान में जो पंचायती राज है उसमें सिर्फ सरपंच के पद को छोड़कर जिला प्रमुख का पद, प्रधान का पद, पंचायत समितियों के सदस्यों का पद और जिला परिषद के सदस्यों के पद का चुनाव चूंकि नहीं हुए, इसलिए उन सबका निर्वाचन भी नहीं हो सका है। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर 129 निकायों के चुनाव भी नहीं हुए, इसलिए पार्षद भी नहीं चुने, मेयर भी नहीं चुने, सभापति भी नहीं चुने। तो राजनीतिक नियुक्तियों की बात से पहले ये आता है कि जब निर्वाचन ही नहीं हो पा रहा है तो फिर राजनीतिक नियुक्तियों की तो बात की बात। महत्वपूर्ण बात है एसपी मित्तल साहब, इसका जवाब विक्रम सिंह शेखावत दें तो बेहतर होगा। जब निर्वाचन ही नहीं किया जा रहा विक्रम जी, तो कहां से जो है वो नियुक्तियां की जाएगी? और ये जो गहलोत साहब का गणित है, इसमें सालाना 100 करोड़ रुपए इन नियुक्तियों के ऊपर खर्च आने की संभावना जताई जा रही है। ये वाकई 100 करोड़ बचाने की कवायद है, या फिर जो मित्तल साहब ने कहा कि सचिन पायलट के आने से ये गणित बिगड़ गया? क्योंकि खुद गहलोत साहब ने वादा किया था उस दौरान कि जितने लोगों ने मेरा साथ दिया इस दौरान, मैं ब्याज सहित इसकी भरपाई करूंगा। देखिए, वो हो सकता है कि संदर्भ में दिया, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप देखिए सरकारी खर्चों में कटौती करने का क्या उद्देश्य था? उससे तो कोई राजनीतिक उद्देश्य पूरा नहीं होता, वो तो जनहित का फैसला है। अब आप उस फैसले को भी राजनीतिक चश्मे से देखते हैं तो ये तो गलत बात है। दूसरी बात है कि हमारी पार्टी के आपस के जो बातें हैं उनको आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, कोरोना काल, मैं कहता हूं कि कोरोना काल का संकट केंद्र सरकार के गलत फैसले, गलत नीतियों और गलत तरीके से लागू करने के वजह से ही आया है। आप देखिए केंद्र सरकार किस तरह से जीएसटी को तुरंत लागू किया, और उसी फैसले से आज राज्य प्रभावित हो रहे हैं। सभी राज्य मिलकर प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, वित्त मंत्री जी से उन्होंने आग्रह किया है। किस तरह से केंद्र सरकार जीएसटी का पैसा दबाकर बैठी है। क्या केंद्र सरकार को हक है कि ऐसे आर्थिक स्थिति में सरकारों को और संकट में लाके देना? आप देखिए कि
केंद्र की सरकार अगर जनहित के फैसले लेती ना, तो जीएसटी का पैसा उनके हिस्से का राज्यों को, सरकार को मिलता, राज्य सरकारों में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आता। तो इस सारे जो विवाद और जो परेशानी और जो पैदा हुई है, उसकी जड़ केंद्र सरकार की गलत फैसले के कारण है। और जीएसटी का पैसा क्यों नहीं दे रहे, सरकारों को जो विकास का पैसा है वो क्यों नहीं दे रहे, उस वजह से सारा क्राइसिस पैदा हुआ है। केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा और ये आर्थिक संकट से उबारने के लिए राज्यों को उनके हक का पैसा देना पड़ेगा। कोई मेहरबानी का पैसा नहीं है, वो अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। जी, मुझे अफसोस होता है जब भी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस की बात आती है, हर बार केंद्र सरकार की तरफ मुंह ताकते हैं, जबकि अपने घोषणा पत्र में जो भी घोषणाएं की थी वो अपने दम पे की थी या केंद्र सरकार के दम पे की थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे कि इनकम स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, चाहे माइनिंग हो, चाहे स्टैंप ड्यूटी हो, चाहे वैट हो, लेकिन उस तरफ ध्यान ना जाकर के हर बार जीएसटी की बात की जाती है। और जीएसटी की इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है, जब जीएसटी कलेक्शन नहीं हुआ तो केंद्र सरकार ने तब भी मना नहीं किया है, उसके बाद भी 2 ऑप्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए। यहां तक कि कोरोना के अंदर जितना भी पैसा आया है, और मैं ये बिल्कुल 100% कह सकती हूं कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पैकेज नहीं दिया, ना कोई केंद्र पैसा सरकार आया। से हम लोग को पैसे का हिसाब मांग रहे हैं, सिर्फ केंद्र सरकार पीएम केयर फंड का क्यों नहीं दे रहे पैसा, और क्यों नहीं हिसाब दे रहे, आप बताइए जनता को कि हमने इतना पैसा दिया है। बीच में नहीं बोली थी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे बीच में नहीं बोले। जहां तक 100 करोड़ की आपने बात की, नियुक्त की बात 100% ये गलत है। नियुक्तियां जो है वो पैसा बचाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट किया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इसको डिले करने का अनाउंसमेंट है। मैं बताना चाहूंगी विक्रम जी, डिले क्यों? विधानसभा के अंदर 13 विधायक इन्होंने एक दिन में पास कराया, और उसके अंदर जो विधायक है, पूर्व विधायक है, उनके पेंशन्स का परिलाभ उन्हें दिया गया। अगर इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस थी तो आनंद फानन में 13 विधायक को एक साथ विधेयक क्यों पास कराए गए? जो विधानसभा 3 दिन चलनी थी उसको 13 दिन क्यों चलाया? उसका नुकसान नहीं हुआ क्या? ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इनके अंदर राजनीतिक उठापटक अभी भी चल रही है, अभी भी प्रॉब्लम है, और उसका खामियाजा जनता भुगतेगी। जब छोटा अधिवेशन करने की बात थी तो भी भाजपा को परेशानी थी। जब जनता के हित के फैसले और जनता के वाद विवाद सुनने के, और जब फैसला कि जब लंबा अधिवेशन चला तो इनको परेशानी है। आपकी परेशानी राजनीतिक परेशानी है, जनता के हित की आप बात नहीं सोचते। जनता के हित की बात सोचते तो आप केंद्र से पैसा दिलवाते हैं। और मेहरबानी किस बात की है? जनता की जेब का पैसा ही केंद्र के पास गया है। जीएसटी का हक का पैसा है राज्यों की सरकार का, क्यों नहीं दे रही? कोई मेहरबानी और भीख नहीं मांगी जा रही है। केंद्र सरकार से भीख नहीं मांगी जा रही है, अपने हक का पैसा। 10 मुख्यमंत्रियों ने नहीं करेंगे पिछले 2 सालों में जीडीपी को बढ़ाने के लिए, 10 मुख्यमंत्रियों ने, आपने क्या किया वो बताइए। राखी जी, आप और आपकी पार्टी को तो जीडीपी के इश्यू पर बात करने का अधिकार ही नहीं है। 10.8 की जीडीपी को लाके आपने -23.9% पे ला दिया। जीडीपी के साथ बात ही मत करिए। जीडीपी को तो आप बंद करने वाले हैं, जीडीपी की चर्चा ही बंद करने वाली है भाजपा। जीडीपी को लेकर किस तरह से लोग भुगत रहे हैं, और सब पढ़े लिखे लोग सब समझ रहे हैं। सर, 2 नियम नहीं हो सकते ना विक्रम जी, 2 नियम नहीं हो सकते। केंद्र के अंदर अलग नियम हो, अगर केंद्र सरकार जो है वो कोरोना काल के अंदर अगर खर्चों में कटौती करे और राज्य सरकार करे, तो ये 2 अलग अलग नियम नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की मंशा तो कोरोना महामारी के अंदर खर्चा बचाना ही है। एसपी मित्तल साहब, ये जो भाजपाइयों को यहाँ दिक्कत है ना, केंद्र ने कमी की तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। दूसरी बात कि हमको तो जनहित के फैसले में आप आलोचना क्यों कर रहे हैं? आलोचना क्यों कर रहे हैं आप बताइए। कि पैसा काट लिया जाए कर्मचारियों का, आप जीएसटी के पैसे का तो हक है सरकार, राज्य सरकार का हक है। कोई अधिकार मांग रही है, अपना भीख नहीं मांग रही है। 10 मुख्यमंत्रियों ने जाके मांग करी है और अभी भी मांग कर रहे हैं कि हमारे हक का पैसा दिलाया जाए। आप दिलाइए पैसा। राखी जी, आपको समझ नहीं आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से पैसा देने के लिए 2 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से ऑप्शन ऑप्ट करिए। मूल रकम जो है 2022 के बाद में कोई ऑप्शन नहीं दिया, कोई ऑप्शन नहीं दिया। मुख्यमंत्री आज भी दुखी है, सारे सबने मिलकर ठीक है। विक्रम जी मैं फिर से आऊंगा आपके पास में। मित्तल साहब हमारे साथ बने हुए। मित्तल जी, बहुत जरूरी सवाल ये है कि अगर सरकार जो है वो खर्चों में कटौती कर रही है कोरोना काल के अंदर, चूंकि इस समय दौर ऐसा चल रहा है, तो वास्तव में क्या जो पद खाली पड़े हैं उन पे नियुक्तियां गैर जरूरी है, अहम पद हैं, अगर इस समय उन पर नियुक्तियां नहीं की जाए तो कितना फर्क पड़ेगा? नहीं आसिफ भाई, मेरा ये मानना है कि ये जो नियुक्तियां हैं वो गैर जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रशासन को चलाने के अंदर जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जिस तरीके से आज जैसे मान लो ये देखा जाए कि अजमेर के अंदर जैसे यहाँ जो विकास प्राधिकरण बना हुआ है
उसके अंदर ही अध्यक्ष होता है, तो स्वाभाविक है कि उसके कामकाज की गति मिलती है। जितना प्रशासनिक अधिकारी कोई निर्णय नहीं ले पाते, उतना जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो ज्यादा अच्छे से निर्णय ले पाता है। इसीलिए हमने देखा है कि जो निर्वाचन की जो व्यवस्था है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे पालिका है, चाहे दूसरे जिला परिषद वगैरह, उसमें इसीलिए लोगों को लाया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई गैर जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, लेकिन चूंकि कांग्रेस की राजनीति में अब तेजी से बदलाव हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये राजनीतिक नियुक्तियां जो है उनको जान करके टाला जा रहा है। मैं एक बात यहाँ और बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, और मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि जो हमारा रेवेन्यू था वो घट के 30% हो गया। तो स्वाभाविक है कि जब रेवेन्यू आपका 30% हो गया है, तो जो केंद्र सरकार से जो जीएसटी का पैसा मिलता है, स्वाभाविक है वो भी कम हुआ है। इसीलिए भारत सरकार की ओर से बार बार सभी स्टेटों को कहा गया है कि आप लोन के रूप में राशि ले लो। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को इनकार कर दिया है कि हम केंद्र सरकार से कोई लोन के रूप में राशि लाएंगे। मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि कोरोना काल को देखते हुए हमें आर्थिक पैकेज दिया जाए। मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से मुख्यमंत्री की एक अप्रोच हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार समृद्ध होती है और केंद्र सरकार के पास आय के स्रोत बहुत हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक आर्थिक पैकेज स्टेट को दिया जाए। मुख्यमंत्री शुरू से इस बात को मांग करते रहे। लेकिन जहां तक राजस्थान की बात है, मैं एक बात और यह महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान की जो फाइनेंशियल स्थिति है इस टाइम आसिफ भाई बहुत ज्यादा खराब है। जो राजस्थान सरकार है वो 2 रुपया एक दूध पर देती है, पशुपालकों को देती है। पिछले 6 महीने से वो राशि दूध उत्पादकों को नहीं दी जा सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर लीटर 2 रुपया भी सरकार देने की स्थिति में नहीं है, तो राजस्थान सरकार की फाइनेंशियल स्थिति कैसी होगी? बिल्कुल बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसा जो है वो सरकार भी मानती है, आंकड़े भी कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे यही कह रहे हैं। लेकिन विक्रम जी, जो 52 से ज्यादा बोर्ड निगम है उनके अंदर अध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है, ये सारी नियुक्तियां गैर जरूरी कैसे हो सकती हैं? ठीक है, खर्चे में कटौती जो है वो की जा सकती है, लेकिन अगर ये नियुक्तियां नहीं होंगी, विकास कार्य नहीं होंगे, जनता से जो वादे किए गए हैं वो डिलीवर समय पर नहीं हो पाएंगे, कई काम के अंदर रोड़े जो है वो मिलेंगे, शिकायतों का अंबार लग जाएगा। ऐसे में क्या इसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, क्या इसको बांटा नहीं जा सकता कि जो बहुत ज्यादा जरूरी नियुक्तियां हैं, भले ही वो राजनीतिक नियुक्तियों को एक बार के लिए अलग भी कर दिया जाए, तो क्या ऐसी जरूरी नियुक्तियां नहीं की जा सकती? आप का कहना बिल्कुल ठीक है, और सरकार भी इसी एंगल से इन नियुक्तियों को सोच रही है। जरूरी नियुक्तियां बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी? किसने कहा है कि नहीं होंगी? एक कैटेगराइज करके बिल्कुल जो जरूरी है वो नियुक्तियां जल्दी होंगी, और कम महत्वपूर्ण है वो थोड़ा समय जब परिस्थिति ठीक होगी, सरकारें जब अपने आर्थिक संकट से उभरेंगी, कोरोना का जो खर्चे हैं वो कम होंगे, उसके बाद आज तो सबसे ज्यादा जरूरी है कोरोना से निपटना ही। और राज्य सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी राज्य सरकार की सराहना की है, और आप देख ही रहे हैं कि रिकवरी रेट 93% रिकवरी रेट राजस्थान ने अचीव किया है। तो सरकार की जागरूकता से और अच्छे ढंग से उसको निपटने की वजह से ही है। नियुक्तियां होंगी, जरूर होंगी, और अतिशीघ्र होंगी, और उनका रोड मैप बना लिया जाएगा, और आवश्यक नियुक्तियां जल्दी होंगी, आप देख लीजिएगा। क्या राकेश जी, इसमें राजनीतिक आड़ ली जा रही है, या वाकई आपको लगता है कि ये क्रंच तो चल रहा है इसलिए सरकार ये कदम उठा रही है, चाहे केंद्र के अंदर इसी तरीके के जरूरी कदम उठाए गए हो या राज्य सरकारों के जरिए इस तरीके के कदम उठाए गए हो, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच है? बिल्कुल है आसिफ जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मार्च के महीने में जब कोरोना नहीं था तब भी 18,000 करोड़ का राजस्व नुकसान राजस्थान सरकार को हुआ, और मुझे लगता है अगर ये अनाउंसमेंट उस समय आता तो हम कुछ नहीं कहते कि हाँ ठीक है अनाउंसमेंट किया गया, क्योंकि फिजूल खर्ची इनको राजस्व बचाना है। लेकिन अभी इस समय जब राजनीतिक नियुक्तियों की बात आई और अचानक फिजूल खर्ची का जो ये शगुफा फेंका गया है और उसके आधार पर राजनीतिक नियुक्तियां रोकी गई हैं, साफ दर्शा रहा है कि राजनीतिक तौर पे कुछ ना कुछ अंदर प्रॉब्लम है जो सेटिस्फाई हो नहीं रहा। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, ये गुट वो गुट, कई तरह के गुट बन गए हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? और जहां तक कोरोना की बात कर रहे थे, उस भीलवाला मॉडल की आप बार बार बात करते हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आपको शाबाशी दी थी। आज क्या स्थिति है उस भीलवाड़ा की? आज भी 100 से ऊपर के केसेस उसके अंदर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? आपने अच्छा काम किया तो भीलवाड़ा को रिटेन क्यों नहीं कर पाए? अगर इतना अच्छा मैनेजमेंट था तो भीलवाड़ा को आगे रिपीट जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में क्यों नहीं कर पाए? आपका ही प्रोजेक्ट था ना। बात क्यों नहीं कर रहे? आप ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको शाबाशी दी जब आपके पास पूरा मैनेजमेंट था, तो जयपुर में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? जोधपुर में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? कोटा में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? अलवर में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ?
यहाँ पे क्यों फिसड्डी हो गए हम? आप और आज overall- स्थिति ये है आप कि इनकी overall कैपेसिटी राजस्थान में देखिए क्या स्थिति है। 73,000 टेस्ट करने की है, एकदम जिसके control एवज में है, सिर्फ 35,000 टेस्ट कर रहे हैं। अधिक और रिकवरी है। अगर आसिफ जी अपनी पूरी कैपेसिटी यूज की जाए ना, तो बहुत ज्यादा इक्वेशन आएंगी राजस्थान के अंदर, बहुत अन्य ज्यादा राज्यों की टैली बनेगी बनिस्पत। कोरोना की। हम सच बता रहे हैं, आपकी तरह गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बिहार में जो आप सच यूपी बता में रहे हो रहा है, के आंकड़ों में फर्क है। आंकड़ों सुनो, को छुपा नहीं रहे। ICMR और आपने IDSP आपकी के पार्टी रिकॉर्ड में का फर्क जहां है, शासन है, वोटों के आपने आंकड़ों आंकड़े में बताने फर्क है, बंद कर दिए। कोरोना ठीक है। संक्रमण के आंकड़ों में शुरू कर फर्क दिए। ठीक है विक्रम जी, गफलत है, सब गफलत। ठीक है राकेश जी, मित्तल साहब एक बार फिर से मैं आपके पास में लौट के आता हूं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री ने खुद ये वादा किया था जब राजनीतिक क्राइसिस में राजस्थान आया था और पायलट साहब अपने विधायकों के साथ दिल्ली चले गए थे, उस दौरान बिल्कुल कहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि जो लोग मेरे साथ खड़े रहे मैं उनको ब्याज के साथ अदा करूंगा। अब वो जो लोग हैं जो मुख्यमंत्री के साथ लगातार बने रहे थे, उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं, उनके अपने जो हैं वो एम्बिशंस हैं। ऐसे में जब सारी नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है, रीशफलिंग पर जो है वो रोक लगा दी गई है, तो आपको लगता है कि किसी तरीके की राजनीतिक असहमतियां हो सकती हैं? मित्तल साहब, बहुत कम समय। नहीं आसिफ भाई, बिल्कुल राजनीतिक असहमतियां हैं, जब तो वो नियुक्तियां नहीं हो पा रही है और तभी इसको टाला कैसे गया है। मैंने आपको बताया अभी कि जिस तरीके से कहा कि जो अजय माकन है वो संभाग स्तर पे जाके रायशुमारी करेंगे, लोगों कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, और अभी तो आप देखिए राजस्थान के अंदर कांग्रेस का ढांचा ही नहीं है। कांग्रेस की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी भंग पड़ी है, जिला स्तर पे जो संगठन है वो भंग पड़े हुए हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर इन सबके उपरांत भी 7 सितंबर को सचिन पायलट जी का जो क्या नाम से जन्मदिन है वो रक्तदान शिविर के रूप में मनाया जा रहा है, और उसके अंदर कहना ये जो योजना बनाई गई है उसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ऐसे शिविर लगाए जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो कांग्रेस में जारी हैं, लेकिन शायद नियुक्तियां नहीं हो रही। जी बिल्कुल, सामाजिक कार्य बहुत संक्षेप में से जोड़ के देख रहे हैं, बहुत संक्षेप में। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात यह है जी कि आप देख रहे हैं कि आप एक सामाजिक कार्य को कहाँ राजनीति से जोड़ रहे हैं, क्योंकि और विक्रम जी कार्यकर्ताओं की बात आप सुनने का माकन साहब का विक्रम जी, फैसला क्या विक्रम गलत जी, है? समय की कमी है। राकेश बहुत अच्छी बात है। राकेश जी, समय की कमी है। और मैं आप दोनों मेहमानों से और इंतजार आप करूंगा। विक्रम जी, एक मिनट में एक विक्रम मिनट जी, एक बहुत बात जरूर संक्षेप में, बोलूंगा बहुत सर। 10 सेकंड, 10 आसिफ सेकंड, 10 बिल्कुल। सेकंड। आप मित्तल साहब ने कहा कि यहाँ कार्यकारिणी नहीं है, ढांचा नहीं है। आपने देखा होगा कि 76 दिन तक भाजपा में अध्यक्ष ही नहीं चलिए। था। हमारे यहाँ विक्रम जी, अध्यक्ष विक्रम जी, बहस विक्रम जी, राकेश जी, अध्यक्ष के बिना 76 दिन तक खाली रहा। आप दोनों 76 दिन तक आप दोनों अध्यक्ष मेहमान नहीं मेरी थे। बात सुनिए। अब आप ये उस बात का क्या जवाब देंगे? कार्यकारिणी तो अलग बात है। विक्रम जी, ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई राजस्थान की सियासत के अंदर बहुत कैटेगोरियल जो है वो राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी, या फिर कोरोना काल के बाद में नियुक्तियों का अंजाम दिया जाएगा, जरूरी जो है वो अपॉइंटमेंट्स लिए जाएंगे। ये अभी देखने वाली बात होंगी, और जो सहयोगी साथ थे उनकी ख्वाहिशों का क्या होगा, ये भी जो है वो देखने वाली बात है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, डिबेट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।